नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो फिलहाल जो है कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिन्हें हम टारगेट करके चल रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, जो थंबनेल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ये सैनिक स्कूल के काम वीडियो आएगा, ये विद्या ज्ञान के आएगा, छात्रवृत्ति का आएगा, नवोदय के आएगा और अन्य जो भी एग्जाम है जिनमें हमारा ये संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था जहाँ पूछी जाती है या इंडियन पॉलिटी जहाँ पूछी जाती है, वहाँ पे ये सारे उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वाले जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले संविधान की 3 क्लास कर चुके हैं। संविधान की 3 क्लासेस जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जो भी बच्चे हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता होगा कि हम लोग जो है वो सीरीज लेके जो चल रहे हैं वो एक अल्टरनेटिव सीरीज लेके चल रहे हैं। अल्टरनेटिव सीरीज कैसे? देखो, अल्टरनेटिव सीरीज में एक दिन हम रखते हैं फ्रैक्शन, मतलब नवोदय का जो मैथ है यंत्र प्रकाशन का वो, और एक दिन रखते हैं हम अपने ये जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको। जो बुक है राघव प्रकाशन की जो आती है, अगर स्पेशली बोला जाए तो हर एग्जाम्स के लिए आती है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं किससे करा रहा हूँ तो मैं छात्रवृत्ति की एक बुक है राघव प्रकाशन की, उससे करा रहा हूँ आप लोगों को ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके उन्हीं के पेज को, क्योंकि उन पेजों में भी इतना अच्छा लिखा हुआ है कि आप लोग पढ़ते नहीं, सीधे सीधे जो ऑप्शन दिए हैं उन्हें याद कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा, तो इस मोबाइल नंबर को क्या कर लीजिएगा, अपने फोन में सेव कर लीजिएगा। और फोन में सेव करने के बाद आपको ये जो है, जो भी बच्चे टेस्ट देना चाहें, कल संडे है, संडे के दिन आप मुझे इस व्हाट्सएप पे करके आप बता दीजिए कि आपको टेस्ट देना है या नहीं देना है। तो टेस्ट अगर आपको देना है तो फिर मैं आपका टेस्ट जो है वो एक एक्स्ट्रा प्रिंट करा के रखता हूँ। तो जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो मैनपुरी के क्षेत्र के हों या फिर कहीं के भी हो, मैनपुरी के आसपास के, तो वो लोग मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। आपसे सिर्फ कॉस्ट जो फोटो कॉपी होगी बस वो लिए जाएगी और आप आके आराम से टेस्ट दीजिएगा। तो ये जो है मेरा मोबाइल नंबर है, सब लोग नोट कर लीजिएगा। तो जिनके पास नहीं है मोबाइल नंबर वगैरह मेरा, तो वो सेव कर लीजिएगा मेरा ये मोबाइल नंबर। और कोई भी समस्या या कुछ भी हो तो आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज जो है आज का अपना मोटिवेशनल क्वेट्स देख लेते हैं। मोटिवेशनल क्या है हमारा, देखो ये आप लोगों के सामने कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, इफ यू, अगर आप समझ पा रहे हो तो लिखा होगा इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। क्या इसका मतलब है? अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास रखने हैं या खुद को लेकर इतना श्योर हो कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाइड कर जाऊंगा, तो यकीनन मानिए कि आप वो एग्जाम क्वालिफाइड कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यही है इन लाइनों का मतलब कि इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। यदि आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव है। समझ में आ रहा? तो ये है हमारा आज का मोटिवेशनल क्वेट्स। तो आज का जो हमारे क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज का जो हमारा टारगेट जो है वो 15 लाइक्स का है। 15 लाइक्स का है। देखो सब्सक्राइबर 20 के 20 प्लस है, लेकिन क्या है 15 लाइक्स नहीं कर रहे हो आप लोग। लाइक करो तो यूट्यूब उतना ही जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 15 लाइक्स कर देना। और जो भी बच्चा देख रहा है वो प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, वीडियो को प्लीज लाइक करना। और चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद और भी लोगों के पास वीडियो को मेरी क्या कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि ना सब लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप लोग ये ना सोचें कि आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो वो लोग भी पढ़ने लगेंगे। ऐसा कतई ना कभी सोचें। आपकी मेहनत, आप कितना अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, देखने वाले हजारों देखते हैं, लेकिन उसमें से कुछ होते हैं जो रैंक लेके आते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ जहाँ पे हैं वो एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं।
तो बात समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप लोगों को रिकमेंड करेंगे, और शायद आपकी एक वीडियो सेंड करने से किसी को चाहे शायद ये चीज मिल जाए कि आपके जो ये है तैयारी नहीं कर पा रहा वो बेचारा, उसके घर पे अगर फोन अवेलेबल है तो वो तैयारी कर पाएगा इससे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे पहुंच चुके थे। ठीक है, इससे पहले का जो है संविधान हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो जो स्वतंत्रता थी, वो जो स्वतंत्रता थी वो हम लोग पढ़ चुके थे। जो मौलिक अधिकार हमारे थे वो हम पढ़ चुके थे। जो कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, कहाँ से लिए गए हैं, सबसे पहले आप लोग आज का जो आपका क्वेश्चन HW वर्क है वो पहले आप बता दीजिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं बताने का प्रयास करना भाई सब लोग। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, ठीक है, तो ये बताना मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये कंप्लीट करना। और मौलिक अधिकार का जो भाग है वो किस भाग में दिया गया है, तो ये भी बताना। मौलिक अधिकार का कौन सा भाग है ये भी बताना सब लोग। मौलिक अधिकार का कौन सा भाग है ये भी बताना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब चल रहे हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस संविधान से लिए गए हैं, सबसे पहली बात तो ये है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड लिख लेना सब लोग, आयरलैंड के संविधान से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। जहां पे जहां पे अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक की बात करेंगे हम लोग, 36 से लेके 51 तक की बात करेंगे। और अगर बोला जाए भाग कौन सा है तो भाग हमारा रहेगा 4, भाग 4। ठीक है, अगर हम बोला जाए तो फर्स्ट भाग है वो किससे संबंधित है, तो संघ और राज्य क्षेत्र से। भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र से। भाग 2 जो है वो हमारा नागरिकता से। और भाग 3 जो है हमारा वो किससे है, मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब चल रहे हैं अपने आज के पहले जो पहली हेडलाइन लिखी हुई है वो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। संविधान में सरकार की नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। मतलब नीति मतलब क्या, कुछ आदेश या कुछ नियम कानून दिए गए हैं, उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। राज्य मतलब देश की संबोधित कर रहा है कि देश जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करने पर करेगा, किंतु इसको लागू ना होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती है। मतलब क्या, अगर ये लागू किंतु इसके लागू ना होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती। मतलब क्या, अगर ये लागू नहीं होता है तो आप इसके विरुद्ध जाके न्यायालय में शरण भी नहीं ले सकते हो जाके। क्योंकि संविधान के भाग 4 अभी बता चुके थे। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है, जहां पे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की इन्होंने हमसे बात करी है। कुछ नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित हैं। कुछ नीति निर्देशक तत्व कैसे वो लिखे हुए हैं। पहला है इसमें से, सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे कभी सभी को काम करने का अधिकार मिले। मतलब कि सरकार को हमेशा एक ऐसी नीति बनानी चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले। काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले। काम अगर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या, अच्छा और स्वस्थ वातावरण मिले। आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन में मजदूरों को की भी भागीदारी हो। आराम से एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों में संचालन मजदूरों की भी भागीदारी हो। ये हमारा क्या कहता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का पहला पॉइंट कहता है। ठीक है, फिर क्या है, बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र, बच्चों को
अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। बच्चों को क्या हो, अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। तो ये 2 पॉइंट थे। पहला था सरकार एक ऐसी नीति बनाए जिससे सभी को काम मिल सके, ठीक है, या काम करने के लिए एक अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले। आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन, मजदूरों की भागीदारी हो। और क्या बोला है दूसरा पॉइंट, बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। बच्चों को मतलब क्या, अपना आगे बढ़ने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, वो स्वतंत्र और सम्मान भरा उन्हें वो क्या मिले, वातावरण मिले उन्हें, ठीक है। तो यहाँ तक था जो उस दिन बचा हुआ था, पहले तो हमने ये कंप्लीट किया। आज हम आगे चल रहे हैं, आज की जो क्लास है उसके आगे चल रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, आगे जो दिया है वो क्या दिया, नीतियां ऐसी हो जिसमें समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। स्त्री और पुरुष के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। मतलब क्या, अगर एक जगह वही काम स्त्री कर रही है और वही काम पुरुष कर रहा है, तो क्या करना है, उसको समान वेतन दिया जाए। क्या दिया जाए, समान वेतन दिया जाए, ताकि ना स्त्री और जो पुरुष है उनमें भेदभाव ना हो सके, ठीक है। ऐसी नीतियां ना बनाई जाए जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन हो जाएं। कोई ऐसी नीति ना बनाया जाए जिससे कुछ लोगों के पास तो धन एक अधिक हो जाए और कुछ लोगों के पास धन कम हो जाए, जिससे वो निर्धन हो जाए। ये भी बहुत गलत नीति है, ठीक है। सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए। सभी पुरुषों और स्त्री जो हैं उन्हें पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए। मतलब कि सभी पुरुष और सभी महिलाओं को एक पर्याप्त रोजगार दिया जाए। मतलब रोजगार क्या है, एक जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम दिया जाए, जिससे क्या है वो जिससे वो क्या हो, पर अपने आप को अपना गुजारा कर सकें, ठीक है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लाइन है हमारी, राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करे। जो राज्य मतलब है वो क्या करे, ग्राम पंचायतों की स्थापना करे जो शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। जो राज्य जो है वो ग्राम पंचायत जैसे होती है ना, हर एक गांव की होती है कोई ना कोई ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना करे जो शासन को इकाई के रूप में कार्य कर सके। मतलब जो शासन के निर्देश में वो क्या कर सके, काम कर सके, ठीक है। फिर निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। मतलब क्या, कोई जैसे ना एक आजकल तो कई जगह ना घूस वगैरह चल जाती है। तो क्या होता है कि ना, जैसे सरकार की तरफ से ये है कि आप जो नॉमिनल चार्ज है थोड़ा बहुत वो लगे तो लगे, नहीं तो निःशुल्क आपको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, कोई भी रुपए ना पड़े। जैसे 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा फ्री है, वैसे ही सरकार का एक ये राज्य नीति निदेशक तत्व में कहा गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि गरीबों को न्याय बहुत कम जगह मिल पाता है। गरीब जो है वो अमीर की अमीरी से दबा दिए जाते हैं। अमीरों ने रुपए दे दिए, रुपए देने के बाद उन्होंने अपना काम करा लिया, लेकिन गरीब जो है बेचारा वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन सरकार की तरफ से देखो लिखा हुआ है, सब संविधान हमारा कहता है कि कोई गरीब है तो उसे निःशुल्क सहायता प्राप्त करी जाए, कोई भी भेदभाव ना हो उसके साथ, ठीक है। फिर पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। हमारा जो एनवायरमेंट है हमारे जो एनवायरमेंट है उसकी रक्षा करना, और वन्य जीव जो है, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी रक्षा करने का प्रयास करना। ये भी क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। जैसे जैसे जानवर वगैरह मारे जाते हैं, तो इसलिए क्या बना है कि वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं, हमारे भाग 4 में आते हैं, और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 आते हैं। उनमें से कुछ जो टर्म है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो शर्तें हैं वो हमें बताई गई हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं आगे। आगे हमारे मौलिक कर्तव्य। अच्छा देखो, मौलिक अधिकार तो हमारे कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से, ठीक है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है हमारे कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य जो है हमारे रसिया से लिए गए हैं, रूस, जिसकी राजधानी मॉस्को है, और मुद्रा जो है हमारी क्या है, रूबल है, ठीक है।
वहां से लिए गए हैं। फिर क्या मौलिक कर्तव्य क्या दिया है संविधान में, मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी है। संविधान में क्या है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्या दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति को, ये लाइन ना बड़ा, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा ना, जैसे कुछ ना ये वाला, जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अगर बोला जाए मौलिक कर्तव्यों की जो स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या की गई थी, मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में, मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 काम है, मतलब क्या 42वां जो हमारा संविधान संशोधन था उससे, 42वां संविधान संशोधन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आपको बताया होगा कि 42वां संविधान संशोधन जो है हमारा वो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। तो 1976 में जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, या फिर इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 काम है संविधान में समाविष्ट किए गए वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। मतलब क्या, संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। अगर आपसे बोला जाए मौलिक कर्तव्य जो है वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। और कब जोड़े गए, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को और क्या बोला जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, समझ में आया। तो अगर बोला जाए कि हमारी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी की है, तो वो क्या है, 11। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में डिफरेंस समझना। मौलिक अधिकार जो है वो हमारे यूएसए से लिए गए, यूएसए मतलब समझ रहे हो, यूएसए मतलब संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए हमारे मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, जिसकी राजधानी मॉस्को है और रूबल है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मौलिक अधिकार हमारे थे 6, लेकिन मौलिक कर्तव्य कितने हमारे 11। मौलिक अधिकार लेकिन मूलतः 7 थे, लेकिन कितने रह गए थे, 6। एक हटाया गया था, कौन सा मौलिक अधिकार, आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अब मौलिक कर्तव्य जो है उनकी संख्या कितनी है, 11 है, समझते चलना, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं हम, आगे जो है वो क्या है, इनके अनुसार प्रत्येक नागरिक, इनके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, मतलब जो मौलिक कर्तव्य जो है उनका क्या कहना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा, संविधान का पालन करे। संविधान जो हमारा संविधान क्या होता है, नियमों एवं कानूनों का संग्रह। नियमों एवं कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है, हमारा संविधान। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान को सम्मान करें। मतलब क्या, उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं, उसका जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज क्या है हमारा तिरंगा, और राष्ट्रगान जो है, तो ये इन सब का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इन सब का क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं हुई, हाँ। वो बड़े अच्छे से चल रही है हमारी सीरीज। तो भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया तो वीडियो पहले लाइक कर दीजिए, तब आगे बढ़िए। ये मानिए कि लाइक करके आप ना मेरी फीस सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और पालन करें। मतलब कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने उनकी जो चीजें हैं सोच के अपने आप को क्या करें, प्रेरित करें। उनके जो आंदोलन रहे हैं वो, उन सबको सोच के क्या करें, प्रेरित करें, और उनके उच्च आदर्श को हृदय में क्या करें, संजोएं और उनका पालन करें। मतलब एक वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई, मतलब लड़के हम लोगों को आजादी दिलाई थी, और हम लोग अपना जीवन कैसे व्यर्थ कर रहे हैं वो लोग, आप लोग जानते होंगे कि आप लोग अपना कैसा व्यर्थ कर रहे हैं। कोई और होगा वो जानता होगा कि जो भी देख रहे हैं वीडियो, कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि अगर हम गलत करते हैं तो वो हमें खुद ही पता होता है। एक टाइम पे तो
आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। ये चीज मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब आगे चल रहे हैं। फिर है भारत की संप्रभुता। क्या बोल रहे हैं तीसरी लाइन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। क्योंकि भारत की जो एकता है, संप्रभुता है, अखंडता है, उसकी क्या करें हम, रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, जैसी है वैसी ही उसे बनाए रखें। तो ये क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य अगर बोला जाए, फिर से एक बार याद कर लो, मौलिक कर्तव्य जो है वो किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे, तो वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे गए थे, ठीक है। फिर चौथा जो मौलिक अधिकार हमारा क्या कहता है, देश की रक्षा करें, जो हमारा देश है उसकी रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर आपसे कहा जाए कि आप राष्ट्र हित में आगे बढ़ के आए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको, या फिर आप देश की सेवा करने के लिए, ये नहीं कि आप बॉर्डर पे खड़े हो तभी देश की सेवा कर सकें। आज आप क्या कर रहे हो, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई को पूरी लगनशीलता से करना, ये भी क्या है, देश की सेवा करना है। अगर आज आप पढ़ रहे हो सही से, जब आप पढ़ोगे सही से, सही चीजें आप सीखोगे, तो आप ये तभी लोगों की सेवा कर पाओगे। अगर आप 2 से 4 लोगों की भी सेवा कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, राष्ट्र की सेवा हो रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये एक तरह से मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। आप लोग जैसे कुछ भी करके आपने पढ़ाने लगे, या कोई और का कोई डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर भी क्या करता है, देश की सेवा करता है। कोई सब्जी बेचने वाला आता है, तो वो भी क्या है, देश की सेवा कर रहा है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब क्या, भारत के लोगों में समान जो है भाव, उनके बीच में समान भावना का क्या करें, हम लोगों को निर्माण रखना चाहिए। मतलब क्या, उनसे ये कहना चाहिए कि आप लोग जो है वो समान भाव बना के रखें सबके साथ, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। मतलब क्या, किसी के साथ ऊंचा नीचा वाला व्यवहार ना दिखाएं। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब क्या, भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। भारतीय संस्कृति क्या, जैसे हमारे ताजमहल है, लाल किला है अपने आगरा में, आगरा का किला, ठीक है, या फिर फतेहपुर सीकरी, या फिर दिल्ली का किला, या औरंगाबाद में जो है बीवी का मकबरा। मतलब क्या, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर आप बोलना चाहो तो जो राम मंदिर बन गया, ये भी क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति है, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये भी क्या है, भारतीय संस्कृति है। इन सबको क्या करें हम लोग, उनके गौरव को समझें और उनका सम्मान करें। मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे जाके नहीं, लोग तुम देखते होगे, आप लोग भी गए होगे कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। जहाँ पे भारतीय संस्कृति, मतलब जहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, वहां पे हम लोग जो गंदगी फैलाते हैं, एक यही लगता है कई बार ना कि आप लोग नमकीन खा के और वहां फेंक देते हो जो पन्नी, नमकीन खा के जो आपने पन्नी फेंकी, एक ने देखा, फिर आपके देखा, दूनी और किसी ने फेंका, तो ये क्या है, एक एक बहुत ज्यादा डिमोटिवेट पॉइंट है कि आप जो है वो भारतीय संस्कृति की क्या कर रहे हैं, रक्षा नहीं कर रहे हैं। क्या, भारतीय संस्कृति ये कहती है, पहली चीज तो दूसरों की सहायता करो। अगर आपको पता हो कि दूसरों की सहायता करो, कभी किसी को सताओ नहीं, और जो भी हमारी चीजें हैं उनकी क्या की जाए, रक्षा की जाए। तो हमें क्या करना है, भारतीय संस्कृति के गौरव को समझे। भारतीय संस्कृति जो है, जैसे राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ मंदिर बना है, भगवान कृष्ण के जो वृंदावन मंदिर बना है, तो वहां क्या है, वो हमारी भारतीय संस्कृत है। क्या है, भारतीय संस्कृत है। उसके गौरव को क्या समझे, गौरव को समझें और उसका क्या करें, हम सम्मान करें। क्या करें, उसका सम्मान करें। सम्मान तो करते हैं, लेकिन गौरव को समझने के लिए हम लोग गंदगी फैला देते हैं, जो कि गलत है। इस चीज पे अगर आप लोग जाएं, आपके घर पेरेंट्स वगैरह कोई साथ जाए, तो आप मना करें कि ना बस में करें ऐसी गंदगी, ना उसमें। एक पॉलीथीन साथ रखिए। पॉलीथीन वैसे तो बैन है, लेकिन अब सब जगह ही चल रही है, तो आप पॉलीथीन रखिए। आप जो डस्टबिन हो वहां पे डाल दीजिए जाके। ऐसे रोड पे फेंकेंगे, अगर हम लोग एक छोटा सा प्रयास करेंगे, तो शायद है कि हम लोग कई अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आज से हैबिट ये बनाई जाए कि हम लोग अपने यहाँ घर पे या कुछ भी पॉलीथीन वगैरह अगर यूज करें, और उसमें कूड़ा रख के सिर्फ एक जगह एकत्र करें। चाहे बच्चे पढ़ने वाले हैं, घर वाले रुपए देते हैं, नमकीन वगैरह खाते हुए जाते हैं, बिस्किट खाते हैं, या चॉकलेट वगैरह खाते हैं, पॉलीथीन जहां पड़ी वहीं फेंक दी। तो वो अपने गांव को भी अगर हम स्वच्छ रखना चाहें, तो ये भी एक कदम हो सकता है कि हम अपने गांव को भी स्वच्छ रखने के लिए, अगर डला है कचरा रोड पे, तो हम लोग
खुद से उठा के जहाँ कचरे की जगह है वहां पे उसे पहुंचा सकते हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग सब लोग देश की सेवा के लिए आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति कहलाती है। अब आगे चल रहे हैं हम। सात जो है, जो 7 नंबर जो है वो क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की। प्राकृतिक पर्यावरण कैसा, जो नेचुरल हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है। मतलब क्या, वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव है, उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब क्या, जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है उनके अंदर क्या वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव है। वन्य जीव से मतलब आप समझ रहे हो भाई, वन्य जीव होता क्या है, वन्य जीव होता क्या है, जो वाइल्ड एनिमल है उनकी क्या करनी है हमको, जो वाइल्ड एनिमल्स है उनकी, अभी मैंने बताया था, उनकी रक्षा करनी है हमें। ठीक है, उन्हें संवर्धन, उनका संवर्धन का, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें और प्राणी की भांति उन पर भी क्या करें, दया का भाव रखें, तो वो भी हम लोगों की एक फ्रेंडली बिहेवियर में साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे साथ जो है अभी तक मौलिक कर्तव्य पढ़ चुके हैं। तो अगर हम आपसे फिर से बीच में एक बार पूछ रहे हैं, उसके लिए मौलिक कर्तव्य जो है वो किस समिति की सिफारिश पे आया था, तो आप क्या बताओगे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था। किस संविधान संशोधन द्वारा आए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या बोला जाता है, 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है लघु संविधान। क्या बोला जाता है, लघु संविधान। कोई दिक्कत तो नहीं। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जन करें और सुधार की भावना का हम क्या करें, विकास करें। ठीक है, 8 नंबर तक हो गया। 9 नंबर है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब क्या, जो भी पब्लिकली जो बिल्डिंग्स वगैरह है उनकी क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है। और क्या करना है, जो हिंसा है, जो दंगे फसाद है, उनसे क्या रहना है, हमें दूर रहना है। तो ये क्या है, हमारे 9 नंबर तक पॉइंट हो गए। अब क्या है, 10वां। 10वां जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हमारा, वो क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। मतलब क्या, व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधियां होती रहती है उनमें क्या करें, आगे बढ़ने की प्रयास करें। ठीक है, और क्या है 11वां, जो सब लोगों को पता होना चाहिए, हर माता पिता या संरक्षक को, मतलब क्या, हर पेरेंट्स को या फिर या जो भी भाई बहन, बड़े भाई बहन उनकी पढ़ाई करा रहे हैं, तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों का बालिका शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। मतलब ये उनका अधिकार, कर्तव्य है कि आप 6 से 14 तक, मतलब 14 वर्ष तक आप बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे भी करके। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मौलिक कर्तव्यों को कंप्लीट किया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट आगे की तरफ। क्या दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करके जो है बुक में दिए गए हैं। जैसे मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। अगर आपसे बोला जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्या बोल रहे हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस आपको पता होना चाहिए। संविधान दिवस जो है हमारा वो कब मनाया जाता है, किसी को पता हो तो आप लोग बोल सकते हैं। संविधान दिवस जो है हमारा वो मनाया जाता है 26 नवंबर, जनवरी नहीं। ठीक है, 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था, अंगीकृत हो गया था, मतलब बन के तैयार हो गया था। फिर वो लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर, 1 मिनट सही नहीं लिखा है, कुछ बच्चे होंगे कंफ्यूज हो गए होंगे। 26 नवंबर को क्या बनाया गया था, थोड़ा ना कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, कोशिश कर रहे हैं हम धीरे धीरे करके चीजों का सुधार करने का। ठीक है, 26 नवंबर को क्या बनाया गया, संविधान दिवस। फिर क्या है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, ये याद कर लेना सारे क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ 1993 ईस्वी में। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, जो निःशुल्क शिक्षा और जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, वो हुआ था 2009, आरटीआई एक्ट 2009, आरटीआई एक्ट 2009। तो ये थे हमारे अभी 3 क्वेश्चन। अब आगे देख रहे हैं और क्वेश्चन वगैरह दिए हैं कुछ, चलो
यहाँ तक हो गया है। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर क्या दिया है हमें क्वेश्चन, ये रहा है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में कब जोड़ा गया? तो शिक्षा के अधिकार को सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में कब जोड़ा गया? सन 2002 में 86वें संविधान। अगर बोले 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो वो कब था? 2002 में। तो अगर बोला शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में कब जोड़ा गया, तो सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 ए भी हो सकता है, अनुच्छेद 21 का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना? फिर क्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए बना है? अभी आपको बताया था कि हमारा मौलिक कर्तव्य है, या जो भी संरक्षक वगैरह या पिता या हर माता पिता या जो संरक्षक हैं, उन्हें 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को क्या करना है? अनिवार्य है शिक्षा को प्रदान कराना, ठीक है? क्योंकि अब तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें फीस वगैरह 8 तक तो बिल्कुल लगनी ही नहीं है ना आपके, तो आप लोग पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं। अगर आप कहें वहां पे लोगों से, अपने जो टीचर्स हैं जो नहीं अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उन पे आप बोलो कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, आपको सरकार किस चीज का रुपए दे रहे हैं? समझ में आ रहा? हर किसी को मेरे हिसाब से गवर्नमेंट में पढ़ाना चाहिए और गवर्नमेंट टीचर्स पढ़ाएं। आप लोग उनका साथ नहीं देते हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आप लोग समझे तो गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्कूल वगैरह हैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, उनका जो टीचर है उनका भी सम्मान करें। आप लोग क्या समझे हैं उन्हें? वो लोग भाई एग्जाम क्वालिफाइड करके पढ़ाने आए हैं, आप उन्हें कुछ समझते ही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में आप भेज देती हैं जहां पे पता भी नहीं है कि कौन सा टीचर रखा गया है, कि वो इस लायक है कि नहीं है, फिर भी आप लोग वहां पे भेज रहे हैं। बहुत गलत है। गवर्नमेंट कॉलेज के टीचरों का साथ देने की कोशिश कीजिए सब लोग, ठीक है? अब आगे चल रहे हैं हम अपने आगे। वर्तमान में संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? मार्च 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 2007 में, ठीक है? फिर कैलाश सत्यार्थी को कब और किस कार्य के लिए पुरस्कार मिला? तो उन्हें मिला था 2014 में, बच्चों को खतरनाक उद्योगों और बाल मजदूरी से मुक्त कराने के लिए। मतलब क्या 2014 में उन्हें दिया गया था, जो बच्चे थे खतरनाक उद्योग में थे और बाल मजदूरी से मुक्त कराने के लिए उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ तक हमने क्या किया है? कंप्लीट किया है अभी तक। तो अब आप लोग बताइए, देखो हमने मौलिक कर्तव्य भी कंप्लीट कर लिए, मौलिक अधिकार भी कर लिए, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो भी। अब हम चल रहे हैं व्यवस्थापिका या कानून बनाना। ये भाई थोड़ा हिसाब से पढ़ते जाना, ठीक है? व्यवस्थापिका या कानून मतलब कानून कैसे बनाया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम लोग चल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है व्यवस्थापिका मतलब कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? तो वो क्या होता है? कानून बनाना होता है। व्यवस्थापिका का कार्य क्या रहता है? कानून बनाना होता है। अब क्या है, देखो हमारे संविधान में कहा गया है, क्या कहा है संविधान में? कि भारत अर्थात इंडिया, मतलब भारत और इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसका अर्थ है कि भारतीय संघ का। फिर क्या बोले, हमारे जिसके पास बुक हो ना वो थोड़ा देख के चलना, थोड़ा ना इसमें कटा हुआ है, ठीक है? तो वो आप लोग उसमें से अपनी बुक्स वगैरह तो होगी सबके पास, राघव प्रकाशन की जो तैयारी कर रहे होंगे तो उनके पास होगी, नहीं भी है तो आप ले लीजिए। थोड़ा ना बुक वगैरह पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे ना हमारी एक वीडियो आने वाली है, भारतीय संविधान के जो जनक रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनकी 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाएगी। तो इस पर एक वीडियो आएगी, आप वो वीडियो पूरी देखना और अपने स्कूल में या कहीं पे भी बोलने का, स्कूल वगैरह में जाके आप भाषण दे सकते हैं उस वीडियो से। इतना अच्छा उसमें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आज या कल में आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग उसे सुनना, एक एक लाइन बड़े ध्यान से सुनना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है उनकी, अगर आप समझना चाहें, ठीक है? तो मैं उसमें पूरी कहानी उनकी बताऊंगा। तो अगर जो भारतीय संविधान के जो जनक रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो वो उनकी जो वीडियो है वो जल्दी आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? ऐसे ही हम लोग ना अब एक सोच रहे हैं कि ना हर एक जो हमारा फ्रीडम फाइटर रहा है या जिन्होंने
मेहनत करके जो हम लोगों को आज आज़ादी दिलाई है, तो उनपे एक एक वीडियो अब सबकी होनी चाहिए। तो मेरे जो आइडल सबसे ज्यादा है वो, अगर कोई कहे तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। किसी के होते होंगे भगत सिंह और ये, लेकिन जो उन्होंने झेला वो शायद ही ये बहुत टफ था। एक ऐसे वर्ग को लेके ऊपर जाना, और अगर ये बोला जाए कि उन्होंने सिर्फ एससी वर्ग के लिए वर्क किया है, तो वो भी नहीं। उस यूट्यूब में मैं आपको बताऊंगा उस उन्होंने किन किन लोगों के लिए कार्य किया है। तो मेरी जो बहनें छोटी सुन रही हो, या मेरे जो छोटे भाई सुन रहे हो, तो वो लोग ना उस वीडियो को पूरा देखना और लोगों के पास शेयर करना उस वीडियो को, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है वो। फिर क्या है, क्या बोला, व्यवस्थापिका जो होता है वो क्या होता है, कानून बनाने का कार्य करता है। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्य संघ होगा। इसका अर्थ है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र, भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। अगर बोला जाए भारतीय जो क्षेत्र है, भारतीय संघ का जो क्षेत्र है वो किससे किससे मिलकर बना, वो केंद्र और राज्यों से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये था। फिर भारत में संघ, संघ मतलब केंद्र, तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए। मतलब क्या, भारत के केंद्र तथा राज्य सरकारों के जो है वो कुछ अधिकार जो है वो क्या किए गए हैं, संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। जो है क्या, संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियां, संघ एवं राज्यों के बीच कौन सी शक्तियां, विधायी शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है आपको बता दें। वो जो है हमारी 3 सूचियों में इनका विभाजन किया गया, भारतीय संघ और राज्य के बीच ये विधायी शक्ति हैं, ठीक है। अगर बोला जाए संघ सूची जो है, संघ सूची 3 सूचियां कौन कौन सी है, एक संघ है जिसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं, एक राज्य सूची है जिसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और एक है समवर्ती सूची जिसे इसे कंक्यूरेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंक्यूरेंट लिस्ट, ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है आगे, तो मैं उसी में से देख के आपको बता दे रहा हूँ। क्या है संघ सूची, क्या है, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। अगर बोला जाए संसद क्या है, तो संसद हमारी 3 चीजों से मिलकर बनी है। संसद जो है हमारी वो किससे किससे मिलकर बनी है, 3 चीजों से मिलकर बनी है। संसद में राष्ट्रपति से बनी है, राज्यसभा से बनी है और लोकसभा से बनी है। संसद जो है हमारी वो किससे बनी है, राष्ट्रपति से, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है हमारा वो कौन सा होता है, उच्च सदन, और लोकसभा जो होता है हमारा निम्न सदन होता है। उसको भी आगे बढ़ेंगे। तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है किसको है, संसद को प्राप्त है। जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे रक्षा है, ठीक है। जैसे क्या है, रक्षा है, रक्षा के बाद हमारा क्या संघ सूची में जल परिवहन है, जल परिवहन है, हवाई जहाज है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, बैंक है, विदेशी मामले है, रक्षा है, फिर संचार साधन है, और डाक एवं तार। तो ये क्या है, हमारे संघ सूची के विषय हैं भाई, ठीक है। अब फिर है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषयों का पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं। वर्तमान में इसके अंतर्गत कितने विषय हैं, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं। कितने, 61 विषय हैं, जिनमें प्रमुख हैं, कौन कौन से प्रमुख हैं, जेल है, स्थानीय सुशासन है, कृषि है, पशुपालन है, सिंचाई है, जल है, निचली अदालत है, और सड़क है। ये राज्य सूची। अगर बोले राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं, ठीक है। फिर समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची कहती है इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में मतभेद होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। मतलब क्या, इसमें क्या होता है, समवर्ती सूची जो होती है उस पर अधिकार किसका, केंद्र और राज्य दोनों का होता है। परंतु कानून के विषय में मतभेद होने पर, कानून के विषय में मतभेद होने पर जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही क्या होगा, हमारा मान्य होगा। फिर क्या, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47। लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए, 52 विषय हो गए हैं। जैसे इसमें कौन क्या 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 आता है, चिकित्सा आता है, विवाह आता है, समाचार पत्र आता है, पुस्तक आता है, शिक्षा है, बिजली, धार्मिक संस्थाएं आदि।
तो हमसे ये बोला गया है जो कानून बनता है वो 3 सूचियों से मिलके बनता है। पहला है रंग संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, ऐसे करके ना हम अपने कानून जो है वो दिए गए उनका बनाते हैं। अब देखो नीचे आ गया है आपके सामने संसद। ठीक है, तो वो ऊपर वाला आप देख लेना, सही से पढ़ लेना उसे। संसद उसे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। जितना भी पढ़ा है कंप्लीट करते हैं ना भाई, धीरे धीरे करके चाहे हो रहा है, लेकिन आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास ही रहेगी। आप चाहे तो एक बार वीडियो डाउनलोड करके बार बार इसे देखते रहिए। ठीक है, संसद क्या होती है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से बनती है। अगर अभी ऊपर ही मैंने बताया था, भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। और ये अनुच्छेद 79 हमारा वर्णन करता है। आर्टिकल 79 अगर बोला जाए तो वो यही कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे संसद का भाग है, राज्यसभा और लोकसभा। ये भी क्या है, संसद इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बने, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अगर बोला जाए राज्यसभा जो होता है वो क्या होता है, उच्च सदन, और लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन। ठीक है, तो फिर क्या बोला, राज्यसभा संसद का उच्च सदन या फिर अपर हाउस बोला जाता है, उसे लोअर हाउस। ठीक है, और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। इनमें 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब 12 सदस्य 250 में से ऐसे है जो राष्ट्रपति जिन्हें चुनता है। क्या करता है, राष्ट्रपति उन्हें चुन सकता है, इसका अधिकार जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, इन सदस्यों को राष्ट्रपति, इन सदस्यों को क्या बोले, राष्ट्रपति साहित्यकारों को, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा समाज सेवी में से नामित कर सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति कहाँ से उठा सकता है, ये 12 सदस्य साहित्यकार हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं और समाज सेवी हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, वर्तमान में जो संख्या दी हुई है वो कितनी है, राज्यसभा में 245, लेकिन पहले कितनी थी, 250। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो भाई जिनको भी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, जिन्होंने, भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वही कर देना, करने में कोई टैक्स नहीं लगता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, अगर आपको देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो ना, लाइक करोगे ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी तो आपका भाई आपके से एक बड़े लेवल पे काम कर पाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगता हूँ कि बहुत ज्यादा हो जाए। सब लोग ना सिर्फ वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा कह, और जो भी चैनल पे अगर नहीं है और जिन्हें वीडियो पसंद आ रही है, भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है। थोड़ी मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए इस चीज को, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।